मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 यानी कि औद्योगिक क्रांति, जिसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इसका हम देखेंगे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सभी चीजों को देखेंगे। हाँ, जिन बच्चों ने इसका सेपरेट वीडियो जो मैंने पढ़ाया है चैप्टर वाइज, वो अगर आपने देखा है तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने करवाया है इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन रिपीटेबल होते हैं। तो या तो आप हमारे नोट्स को पढ़ लीजिए, या फिर इनमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लगे कि हाँ ये चीज आपके लिए न्यू है, तो वो चीज आप चीज कर सकते हैं। अदरवाइज सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 चैप्टर का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं। हालांकि ये है आपका 9 चैप्टर का औद्योगिक क्रांति। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रथम औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है। दूसरा है नहरोन्माद किसे कहते हैं। सारे क्वेश्चन करवाया गया है। एक है लुडिज्म आंदोलन। कौन सा आंदोलन? लुडिज्म आंदोलन किसे कहते हैं। जुड़वा अधिनियम किसे कहते हैं। या फिर पीटरलू नरसंहार से क्या अभिप्राय है। ये छोटे क्वेश्चन है, एक एक नंबर में जो पूछे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके अलावा 3 नंबर के भी क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर के भी क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम औद्योगिक क्रांति से क्या अभिप्राय है। तो मैंने आपको बताया था ये 2 टाइप्स की क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति 2, एक तो थी प्रथम और दूसरा था द्वितीय। द्वितीय बोल लो या फिर औद्योगिक क्रांति का दूसरा चरण बोल लो। ठीक है, तो ये क्या था। तो प्रथम क्या था। प्रथम औद्योगिकरण का मतलब ये है जो कि किसमें आया, उद्योग और अर्थव्यवस्था में चेंजेस हुए, रूपांतरण हुआ, उसको हम प्रथम औद्योगिकीकरण बोलते हैं। और जो दूसरा औद्योगिकीकरण हुआ था वो हुआ था जी रसायन और किसमें, रसायन और बिजली में हुआ था। याद हो तो आप लोग को, अगर आपने पहली वीडियो देख रखी है औद्योगिक क्रांति का, तो आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जाके आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी, रसायन और बिजली में आया था दूसरा औद्योगिक क्रांति। और प्रथम कब आया था जी, ये आया था उद्योग और अर्थव्यवस्था में। तो यही लिखा है, ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच औद्योगिक और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। द्वितीय औद्योगिक क्रांति किसको कहते हैं, जो रसायन और बिजली के क्षेत्रों में आए, और आए कब, 1850 के बाद। ठीक है, तो जो 1850 के बाद आया था और रसायन और बिजली में जो रूपांतरण हुआ था, जो परिवर्तन हुआ था, उसे दूसरा औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई। बाकी नोट्स पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। 7011912793 पे आपको नोट्स मिल जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सारी सीरीज आपको मिल जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और बाकी 11th हो जाएगा, 12th भी कराने की पूरी जिम्मेदारी है। डोंट वरी उस चीज के लिए। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नहरोन्माद किसे कहते हैं। तो आपको पता है 1788 से लेकर 1796 ईस्वी तक 8 वर्षों की अवधि को नहरोन्माद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 46 नहरों को निर्माण करने के यानी कि बनाने का परियोजना हाथ में लिया गया था। इसी वजह से नहरोन्माद इसका नाम दिया जाता है। लुडिज्म आंदोलन क्या है। तो लुडिज्म आंदोलन अगर देखें तो यहाँ पे देखिए, जनरल नेड लुड के नेतृत्व में लुडिज्म आंदोलन चलाया गया था। ये मशीनों की तोड़फोड़ में बिलीव नहीं करते थे, बल्कि इसके अनुयायी जो थे, जो फॉलोअर्स थे, वो किन चीजों पर ध्यान देते थे, न्यूनतम मजदूरी, औरतों और बाल मजदूरी पर नियंत्रण, बेरोजगारों के लिए काम, कानूनी तौर पर मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन बनाने की मांग की गई थी। यानी कि कहने की बात है कि जो लुडिज्म आंदोलन हुआ था वो इस वजह से हुआ था क्योंकि आपको पता मशीनीकरण हो गया था, मशीन आ गए थे तो लोग बेरोजगार हो गए थे। तो इन्होंने विरोध किया। इनका कहना ये था कि अगर मशीनों को हम तोड़फोड़ करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए, हमें इस चीज के लिए आंदोलन करना चाहिए कि हमें न्यूनतम मजदूरी दो, औरतों और बच्चों का जो शोषण हो रहा था उस पर नियंत्रण करो, साथ ही साथ बेरोजगारी खत्म करो, बेरोजगारों को भी काम दो, कानूनी तौर पर एक ट्रेड यूनियन बनाया जाए। इन सब चीज के अधिकारों की मांग की गई थी लुडिज्म आंदोलन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जुड़वा अधिनियम क्या था। तो एक प्रकार का ऐसा अधिनियम था जिसे ब्रिटेन संसद ने पारित किया था। 1795 में 2 जुड़वा अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत
क्या हुआ था, लोगों को भाषण या लेखन द्वारा सम्राट, संविधान या सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान करने के लिए उकसाना अवैध घोषित कर दिया गया था। जैसे आप देखते हो कि अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम करती है या काम नहीं करती है तो जो विपक्षी दल होते हैं उनके खिलाफ क्या करते हैं, भाषण देने लगते हैं या फिर पेपर में छपवा देते हैं, है ना, इस तरीके से चीजें होती हैं। तो उस टाइम पे जो जुड़वा अधिनियम आया था उसमें इसको अवैध घोषित कर दिया था कि मतलब ऐसा काम कोई नहीं कर सकता, ना भाषण दे सकता, ना तो लेखन कर सकता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसी को अवैध कर दिया गया था। दूसरा चीज, 50 से अधिक लोग अनधिकृत सार्वजनिक बैठक पर रोक लगा दी गई थी कि 50 से ज्यादा लोग एक जगह पे बैठ कर एकत्रित होकर कोई भी बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे भी रोक लगा दी गई थी, इसे ही जुड़वा अधिनियम कहते हैं। अच्छा, आगे पीटरलू नरसंहार क्या है, तो ये इससे ध्यान से समझिएगा। अगस्त 1819 में 80,000 लोगों ने अपने लिए लोकतांत्रिक अधिकार, राजनीतिक संगठन बनाने, सार्वजनिक सभाएं करने, प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकारों की मांग करने के लिए इन्होंने, ये जो थे, एक पार्क में एकत्रित हुए थे, एक मैदान में एकत्रित हुए थे जिसका नाम था मैनचेस्टर में सेंट पीटर्स मैदान, ये नाम था सेंट पीटर्स मैदान, एक जगह का नाम है, पार्क का मैदान है या, ठीक है, या एक प्रकार का फील्ड है जिसमें शांतिपूर्ण इकट्ठा होकर ये अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो आगे क्या हुआ, लेकिन उनका बर्बरता पूर्वक दमन कर दिया गया, यानी कि उनको वहां से मारा गया, भगाया गया। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, पीटरलू नरसंहार के नाम से जानते हैं, यानी कि उसको बर्बरता पूर्वक दमन कर दिया गया, यानी कि मार दिया गया। ठीक है, उन लोगों की मतलब मारा गया, हत्या कर दिया गया, है ना। तो इसे ही क्या बोलते हैं, पीटरलू नरसंहार के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला जो हमारा चीज है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए, अब यहाँ पे बड़े क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति में सुधार हेतु कानून के जरिए कौन कौन से कदम उठाए गए। तो अब देखिए, एक चीज बता दिया, जो श्रमिक थे, श्रमिकों से पहले काम लिया जाता था, उसका जो घंटा था ना, मतलब कितने घंटे काम करने हैं, वो सीमित नहीं था। तो इसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से कई सारे सुधार किए गए। तो क्या क्या सुधार किए गए, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था। जैसे खान और कोयला अधिनियम पारित किया गया था, जिसकी वजह से 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों से खानों में काम लेने पर रोक लगा दी गई थी। फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम लागू किया गया था, जिसके तहत क्या किया गया था कि 18 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं और जो स्त्रियां हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाए, सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे तक काम करवाया जा सकता है। आगे 1819 का एक कानून पारित हुआ था, जिसमें यह बोला गया था कि 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को सिर्फ फैक्ट्रियों में काम कराने पर पाबंदी लगा दी गई थी। यानी कि 1819 में कानून आया था, जिसके तहत ये बोला गया था कि 9 वर्ष से अगर कम आयु के बच्चे हैं तो उनको फैक्ट्रियों में काम नहीं करवाना है। काम किस में कराना है, ये देखिए, ये दूसरे अधिनियम में दिया गया था। यानी कि 1833 का एक अधिनियम आया था, जिसमें ये बोला गया था कि 9 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं ना, उनमें फैक्ट्रियों में काम करवा सकते हैं, लेकिन कौन सी फैक्ट्रियों में, रेशम की फैक्ट्रियों में काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनको अनुमति दी गई थी। आगे 10 घंटा विधेयक क्या था, तो स्त्री और युवकों के लिए काम के 10 घंटे तक, मतलब जो स्त्री थे, जो युवक थे, उनके लिए क्या किया गया था, 10 घंटे तक निश्चित कर दिया गया था कि आपको सिर्फ 10 घंटे तक ही काम करना है। तो जो घंटा है, 10 घंटे तक आपको काम करना है, यही सारा चीज निश्चित कर दिया गया था। ये 10 घंटा विधेयक में दिया गया था। तो ये था आपका, जिसके तहत श्रमिकों की स्थिति में सुधार किए गए थे। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप औरतों और बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े। तो यहाँ पे देखिए, जो कि अमीर फैमिली से जो स्त्रियां बिलोंग करती थी, उनका जीवन तो क्या हो गया, आरामदायक हो गया, लेकिन जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी, उनका जीवन संघर्षपूर्ण हो गया था। दूसरा, औद्योगिक औरतों और बच्चों को कारखाने में इसलिए लगाते थे, यानी कि उद्योगपति जो थे वो औरतों और बच्चों को कारखाने में इसलिए लगाते थे क्योंकि उनको वेतन कम देना पड़ता था। क्योंकि आपको पता है, बच्चे भी कम पैसा लेते थे और स्त्रियां थी वो भी कम पैसा लिया करती थी। आगे, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मजदूरी कम थी, बच्चों को और कम मजदूरी दिया जाता था। यानी कि महिलाओं को तो कम पैसा दिया जाता था, लेकिन बच्चों को और कम पैसा दिया जाता था। ठीक है, आगे, महिलाओं को काम निरंतर परिस्थितियों में भी करना पड़ता था। महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली।
आत्मसम्मान में वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि ये खुद कमाने लगी थी अब पैसा। अच्छा आगे, बच्चों के बाल कभी मशीनों में फंस जाते थे, इसकी वजह से हाथ कभी काल इनके हाथ वगैरह भी कुचल जाते थे, क्योंकि अगर मशीनों की बात करें तो इतना पैक्ड मशीन नहीं होता था। आज के टाइम पे आप देखते हो जो मशीन होते हैं उसमें सावधानी का पूरा ध्यान रखा जाता है, जितना हो सकता है मशीन पैक होता है ताकि कभी भी कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा होता नहीं था, तो इसकी वजह से हाथ कुचल जाता था, हाथ फंस जाता था, बच्चों के बाल फंस जाते थे, लेडीजों के बाल फंस जाते थे, तो इस वजह से दिक्कतें हो जाती थी। आगे, मशीनों में गिरकर बच्चे मौत के मुंह तक में चले जाते थे। ठीक है, कोयला खानों में रास्ता सकरा होने के कारण बच्चों को भेजते थे, जिससे दुर्घटना का भय बना रहता था। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से औरतों और बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन आधुनिक औद्योगिकीकरण अनुभव करने वाला प्रथम देश क्यों है? यानी कि ब्रिटेन में ही सबसे पहले औद्योगिकीकरण का अनुभव हुआ, ऐसा क्यों? तो ये देखिए, इसके निम्नलिखित कारण है। पहले अगर मैं बात करूं तो 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं संतुलित देश था। आगे, ब्रिटेन के तीनों हिस्से, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, एक ही राजतंत्र के अधीन थे। संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था थी और एक ही मुद्रा प्रणाली थी, एक ही बाजार व्यवस्था थी। इसमें स्थानीय संस्थाओं की ओर से कोई कर नहीं लगाया जाता था। आगे, सारे देश में विनिमय के लिए मुद्रा का प्रयोग होता था और इसके साथ साथ वेतन या मजदूरी नकदी के रूप में मिलती थी, यानी कि जो मजदूरी होती थी वो पैसे के रूप में यानी कि नगद रूप में मिलती थी और नकदी मिलनी आरंभ हो गई थी। इससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी और बाजार क्षेत्र में भी विस्तार हुआ, यानी कि लोगों को अब काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि जिस हिसाब से वो काम करते थे वैसे उनको सैलरी मिल जाती थी। तो इस तरीके से इतनी सारी चीजों को देखते हुए परिवर्तन, जैसा कि आपने देखा, हर एक चीज से मजबूत बनता चला गया था ब्रिटेन। इसी वजह से ऐसा बोला गया कि आधुनिकीकरण इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, इतनी सारी चीजों की चेंजेस की वजह से ऐसा फील किया गया, ऐसा अनुभव किया गया कि ब्रिटेन में सबसे पहले आधुनिकीकरण हुआ, क्योंकि ये हर चीजों से भरपूर था। ठीक है, चाहे मुद्रा की बात करें, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे बाजार की बात करें, हर एक चीजों से। इसी वजह से ब्रिटेन में आधुनिकीकरण का अनुभव किया गया सबसे पहले। नेक्स्ट बात करें, चौथा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, कपड़ा, कपास यानी कि कपड़ा या कपास बोल सकते हो, उद्योग से संबंधित आविष्कारों का उल्लेख कीजिए। तो ये 5 टाइप्स का आविष्कार किए गए थे, जैसे उड़न तूरी करधा हो गया, जिसका आविष्कार किसने किया? जॉन ने किया था। कताई मशीन हो गया, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, कताई मशीन हो गया, इनका आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, हरग्रीव्स ने। तीसरा हो गया वाटर फ्रेम, किया था, इसका आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। वाटरलूम या शक्ति चालित करधा किया था, तो इनका जो आविष्कार था एडमंड कॉर्टराइट ने किया था। और म्यूल का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। ठीक है, तो अब देखिए इनका बेनिफिट भी समझ सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इसका उड़न तूरी करधा का, तो इसका आविष्कार जॉन ने किया था। कब किया था? 1733 में किया था। इससे कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाया जा सकता था, यानी कि कम टाइम में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाया जा सकता था। अच्छा, दूसरा, इसके बाद ये चीजें ना थोड़ी सी और अपडेट हुई, जैसे जेम्स हरग्रीव्स आए, इन्होंने 1765 में एक ऐसा मशीन बनाया जिससे एक व्यक्ति एक साथ कई प्रकार के धागे को काट सकता था। ठीक है, इसके बाद वाटर फ्रेम आया। ये कब आया? 1769 में, और इसके आविष्कारक थे रिचर्ड आर्कराइट थे, जिससे अधिक मजबूत धागा बनाने लगा था और केवल सूती धागे से विशुद्ध सूती कपड़ा बनाया जाने लगा था। यानी कहने का मतलब है कि सूती धागे से सूती कपड़ा बनाया जाने लगा था। आगे हम बात करें वाटरलूम की, तो इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार, अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखिए, इसके बाद जो आविष्कार हुआ ना वो ये हुआ, म्यूल बना, और इसका आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था, 1789 में किया था, और इससे अधिक मजबूत धागा बनाना स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था वाटरलूम का। ठीक है, सॉरी, पावरलूम का हुआ था। तो इसमें देखिए, इसका आविष्कार एडमंड कॉर्टराइट ने 1787 में किया था। इसको चलाना आसान था और धागा टूटने
पर यह काम करना बंद कर देता था। इससे बहुत ही बढ़िया और मजबूत धागा बनना स्टार्ट हो गया था। तो अब देखिए जो कपड़े के जो उद्योग हैं वो इस हिसाब से अपडेट हुए थे, बढ़ते चले गए थे। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इस कथन से आप कहां तक सहमत है कि औद्योगिक क्रांति एक मिश्रित वरदान साबित हुई है। मिश्रित वरदान का मतलब यहाँ से ये हुआ कि हर एक क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति ने अपना रूप दिखाया। अच्छा, दूसरी चीज, इसके सकारात्मक परिणाम भी हुए और इसके नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। हम इस चीज को देखने वाले हैं। तो औद्योगिकी क्रांति हर एक क्षेत्र में हुआ था, जिसके सकारात्मक भी परिणाम निकले और कुछ नकारात्मक भी परिणाम निकले। तो पहले हम सकारात्मक की बात कर लेते हैं। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति से नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ। उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होने से मानव को कामों से छुटकारा मिल गया। अच्छा, दूसरा, औद्योगिक क्रांति से यातायात और संचार के साधनों के नए नए आविष्कार हुए। परिवहन के तीव्रगामी साधनों से समय और दूरी पर मनुष्य ने विजय हासिल कर ली। इसके साथ साथ औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य के आराम और सुख की वस्तुएं सस्ती कीमतों पर आम व्यक्तियों को मिलने लगी। और इसके अलावा कच्चे माल की मांग बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधार हुए थे। इसके साथ साथ अगर देखें तो बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ था, जिससे लोगों को किसानों को लोन मिलने लगा था। साथ ही साथ उद्योगपति थे, उनको भी जाहिर सी बात है मोटा रकम चाहिए होता था, तो वो बैंकों से ही मिल पाता था। तो बैंकिंग प्रणाली के विकास होने से इन सभी चीजों को लाभ हुआ। अब हम बात करते हैं नकारात्मक प्रभाव। तो पहला क्या है, ग्रामीण लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आगमन हो गया, मतलब शहरों में चले गए। इसके साथ साथ शहरों में अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण स्वास्थ्य पे दिक्कत हुआ, शिक्षा पे दिक्कत हुआ, पेयजल पे दिक्कत हुआ, आवासों की समस्या धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया। स्त्रियों और बच्चों का शोषण होने के कारण स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव हुआ। साथ ही साथ घरेलू और कुटीर धंधों का समाप्त हो जाना, है ना, समाप्त भी हो गया था। और समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया था, पहला उद्योगपति तो दूसरा सर्वहारा वर्ग। ठीक है, इन चीजों में विभक्त हुआ था। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति एक मिश्रित वरदान साबित हुआ था, जो कि हर एक क्षेत्रों में हुआ था। चाहे वो बिजली के क्षेत्रों में बात किया जाए, चाहे रसायन के क्षेत्रों में बात किया जाए, चाहे कृषि के क्षेत्रों में बात किया जाए, हर एक तरीके से हुआ था। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला देखिए यहाँ पे लिखा है जी, भाप की शक्ति का विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग होना, सविस्तार विवेचना कीजिए। तो जैसे जैसे भाप की शक्ति का भी इस्तेमाल होना अब स्टार्ट हो गया। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, आप जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, औद्योगिक क्रांति का मैं सेपरेट वीडियो एक बनाया हूं। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, अदरवाइज मैं पहले एक बना चुका हूं, जाके उसका वीडियो जरूर देख लेना। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो उसमें इमेज के माध्यम से मैंने बेहतरीन ढंग से आपको चीजें समझाई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं भाप की शक्ति का विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रयोग कैसे हुआ। तो पहला, भाप अत्यधिक शक्ति उत्पन्न करता था, तो यह बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि अधिक से अधिक शक्ति उत्पन्न कर सकता था। साथ ही साथ भाप की शक्ति उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती थी, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जाती थी। भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला स्रोत था, जो मशीनें बनाने के लिए भरोसेमंद और कम खर्चीला, इसमें कम पैसा लगता था। साथ ही साथ भाप की शक्ति का प्रयोग खनन उद्योग में किया जाता था। इसके बाद थॉमस सेवरी ने खानों से पानी बाहर निकालने के लिए माइनर स्प्रेड नामक भाप के इंजन का मॉडल बनाया था, और ये इंजन छिछली गहराइयों में से धीरे धीरे काम करती थी, यानी कि वहां से पानी बाहर निकालती थी। साथ ही साथ 1712 में थॉमस न्यूकोमेन ने इसे विकसित किया था, परंतु इसे घनन बेलन के ठंडा होते रहने के कारण इसकी ऊर्जा खत्म हुई थी। यानी कि 1712 में थॉमस न्यूकोमेन ने एक प्रकार का मशीन बनाया था, भाप इंजन बनाया था, जिसका जो घनन बेलन था ना, वो ठंडा हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि ये मोटा होता था, मतलब लोहे का बना होता था और मोटा था। इसकी वजह से एक तो इसको गर्म करने में भी टाइम लगता था, और ये ठंडा भी हो जाता था, और जिसकी वजह से इसकी ऊर्जा क्या होती थी, खत्म हो जाती थी। आगे 1769 में जेम्स वाट ने एक मशीन बनाई, जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण मशीन की बजाय प्राइमर मूवर के रूप में काम करता था। और 18वीं शताब्दी के अंत तक वाट के, यानी कि जेम्स वाट के भाप इंजन ने द्रव चालित शक्ति का स्थान लेना शुरू कर दिया था। द्रव चालित का मतलब क्या होता है कि उसमें मतलब पेट्रोल डीजल डाल के भी काम
करवाया जा सकता था। तो ये देखिए, ये भाप इंजन है जिसकी वजह से मतलब भाप की इंजन की वजह से खनन में काम लिया जाने लगा, बहुत सारी चीजों में मशीनरी में यूज होने लगा। तो जो बड़े बड़े काम थे वो बिल्कुल ही आसान हो गए थे। तो इस तरीके से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा कृषि क्रांति वगैरह तो मैंने बता ही रखा है, तो जिन बच्चों को ये जानना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रखा है, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बशर्ते ये जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। पिछले साल से पिछले साल यानी कि पिछले 10 सालों के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी चीजों का जिक्र आपके सामने किया गया है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाकी किसी भी चीज में दिक्कत है, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है हमारा, आप वहां पे पूछ सकते हैं, साथ ही साथ नोट्स पा सकते हैं। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे आने वाले टाइम में जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बाकी वीडियो से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों में, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए और अपनी चीज मतलब जो भी चैप्टर है उसको समझ पाए। देखिए, बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं और आपको अपडेट वहां पे मिलता रहता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके हो गए। अब हम बात करेंगे 10वें चैप्टर के मूल निवासियों को विस्थापन, और जो लास्ट वाला चैप्टर बचा है वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।